प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में तैयार हुए भव्य आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने प्रगति मैदान को नया रूप देने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। आईटीपीओ का नया कॉम्प्लेक्स आने वाले सितंबर में G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। आईटीपीओ का नया कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन सेंटर्स में होगा, जो जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई जैसे विख्यात कन्वेंशन सेंटर्स को टक्कर देगा। आज के ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम, उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। इमारत का आकार शंख जैसा है। 02 इसरो ये अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि को दर्शाता है। वहीं पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व के आधार पर भी इसको दिखाया गया है। छह साल के लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद 2700 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के प्रगति मैदान में ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। शंख के आकार में बनी बिल्डिंग भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विरासत के साथ साथ आधुनिकता का भी संगम है। आईटीपीओ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला है। सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक इसी नए कन्वेंशन सेंटर में होगी। नए कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी हॉल, एम्पी थिएटर हॉल, इनोवेशन और आइडिया को शेयर करने के लिए 7 इनोवेटिव स्पेस भी बनाए गए हैं। यानी इस परिसर में दुनिया की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इस पूरे कैंपस की खूबसूरती का भी खास ख्याल रखा गया है। इमारत भव्य तो है, लेकिन इमारत को सुंदर बनाने का भी भरपूर प्रयास करा गया है। इमारत में छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक और जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाटर फाउंटेन, ऐसे वाटर फाउंटेन्स, पॉन्ड्स और लेक्स को भी इमारत में बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आए इमारत के अंदर ट्रेड फेयर देखने, एग्जीबिशन देखने, वो इमारत की सुंदरता से भी प्रभावित हो पाए। आईटीपीओ कैंपस जिस अंदाज में बनाया गया है उससे साफ है कि ये भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसकी बनावट भारत की समृद्धि और शक्ति का भी अंदाजा करा रही है। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज पूरा देश कारगिल विजय की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन साल 1999 में 18,000 फीट की ऊंचाई पर मां भारती के वीर सपूतों ने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया था। तारीख 3 मई 1999 ये वो तारीख थी जब कारगिल की आसमान छूती पहाड़ियों पर नापाक मंसूबे लेकर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना ने एक बार फिर से इन चोटियों पर तिरंगा लहराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। और भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए फिर से 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए ये आसान नहीं था। कारगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर
दुश्मन बैठा था। कारगिल का ये युद्ध किसी आम युद्ध से बिल्कुल अलग था। यहाँ ना तो दुश्मन दिखता था, न रास्ता पता था, ना ही दुश्मन के पास कितने हथियार हैं ये पता था। लेकिन भारतीय सेना के पास भारतीय लोगों का साथ था। यार मोहम्मद, जिन्होंने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक गाइड के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तानी फौज को आगे के रास्ते के बारे में बताया। और फिर हिंदुस्तान की फौज के हौसले के आगे पाकिस्तानी सेना टिक नहीं पाई। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए और जबकि 1500 से अधिक घायल हुए। भारतीय सेना के 562 जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। इन शहीद वीरों में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें महत्वपूर्ण चोटी 5140 को फतह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने अपने शौर्य का पराक्रम देते हुए उस चोटी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इस जीत पर विक्रम बत्रा ने अपने वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों को सूचित करते हुए कहा था, ये दिल मांगे मोर। भारत को इस युद्ध में विजय दिलाने में बोफोर्स तोप और भारतीय वायुसेना की अहम भूमिका रही है। द्रास में कारगिल युद्ध की इस जीत का जश्न मनाया गया। यहां पर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पाकिस्तान को लगा होगा कि ऊंची चोटी पर कब्जे के बाद यह इलाका हमेशा के लिए उसका हो जाएगा, लेकिन उन्हें भारतीय सेना के अदम्य साहस का अंदाजा नहीं था। तत्कालीन पाकिस्तानी हुक्मरान और सैनिक ये भूल गए थे कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबां हैं आंखें। द्रास से संवाददाता खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2024 से पहले पीओके पर बड़ी चेतावनी दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना किसी भी वक्त एलओसी को पार कर सकती है। पीओके के लिए भारतीय सेना किसी भी वक्त एलओसी पार कर सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल से राजनाथ सिंह का ये ऐलान सुनकर पाकिस्तान में खलबली मचनी तय है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर एलओसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। कारगिल दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेम लोकेशन पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कारगिल युद्ध के बलिदानियों को सम्मान दिया और यहीं से डिफेंस मिनिस्टर ने 2024 से पहले पीओके का टारगेट सेट कर दिया। राजनाथ सिंह के सामने सेना के 4 टॉप जनरल मौजूद थे। कारगिल युद्ध स्मारक से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। यहाँ पर पीओके का जिक्र करके इस्लामाबाद को बड़ी चेतावनी दी गई है। मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है, उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। 2024 से पहले पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे का गेम और हो सकता है। उससे पहले ही पीओके से आए कश्मीरियों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीट पक्की होने जा रही है। एक बात तय है, आज नहीं तो कल पीओके में तिरंगा जरूर लहराएगा। भारतीय सेना धीरे धीरे अपना टारगेट अचीव कर रही है। कश्मीर से आतंकवाद का सफाया शुरू हुआ और अब पीओके से पाकिस्तानी सेना का सफाया करने की तैयारी है। द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ऐलान होते ही नौसेना की अचूक तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जल्द ही भारतीय नौसेना के जहाजों में ऐसा सिस्टम लगेगा जो दुश्मन पर हमला करने की
रफ्तार और तरीका दोनों बदल देगा। नेवी के युद्धपोतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम लगेगा। इस सिस्टम को देश में ही डेवलप किया गया है और इसकी वजह से समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। मिसाइल, रॉकेट, तोप, रडार मिलकर करेंगे दुश्मन पर वॉर। भारतीय नौसेना के हर जंगी जहाज पर अब ऐसा अत्याधुनिक सिस्टम होगा जो दुश्मन के हर हमले के खिलाफ पलक झपकते ही मुकाबले की तैयारी कर लेगा। भारतीय नौसेना अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करती है, यानी कोई जंगी जहाज रूस का बना हुआ है, कोई स्वदेशी है और उस पर तैनात हेलीकॉप्टर अमेरिका का बना हुआ है। इसी तरह से रडार और मिसाइल्स भी हैं। सवाल ये है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे इतने अच्छे से किया जा सके कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स का, इन सारे हथियारों का इस्तेमाल एक समन्वय के साथ हो सके। युद्धपोत के करीब अगर दुश्मन आए तो मिसाइल से हमला सही रहेगा या फिर टॉर्पीडो का अटैक ज्यादा घातक होगा, इसके बारे में सीएमएस बताएगा। युद्धपोतों को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करके भविष्य के हर युद्ध लड़े जाएंगे और जल्द ही ये ताकत हिंद महासागर में चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएगी। जब तक आप सोचेंगे, पलक झपकाएंगे, उससे पहले अलग अलग थ्रेट्स के बारे में भी अलग अलग, अगर कोई सबमरीन आ रही है, दुश्मन का जहाज है, कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, दुश्मन की कोई मिसाइल है, उनसे कैसे निपटा जाएगा और पहले किससे निपटा जाएगा, इसका फैसला आपकी पलक झपकने से पहले ये सिस्टम कर देगा। हालांकि आखिरी फैसला हमेशा मशीन नहीं लेती है बल्कि इंसान लेता है, यानी जहाज का कप्तान लेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। कुछ दिन पहले ही जी बिजनेस पर हमने इसी शो में आपको बताया था कि कैसे आपको इंटरनेशनल नंबर से मिस्ड व्हाट्सएप कॉल्स आ रही हैं। अनजान नंबर से आपको व्हाट्सएप मैसेजेस के मामले भी हम कई बार उजागर कर चुके हैं। आज का मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने आम लोगों के साथ साथ अब बड़े बड़े वीवीआईपीस को उन पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। फर्जी कॉल्स और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के जरिए आम लोगों को ठगने वाले साइबर ठग अब केंद्रीय मंत्री तक को शिकार बनाने से नहीं चूक रहे। मामला केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से जुड़ा हुआ है। अज्ञात लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो वाले सेक्सटॉर्शन के जाल में उन्हें फंसाने की कोशिश की। वो तो सांसद काफी और जो राज्य मंत्री हैं वो तो काफी सतर्क और जागरूक रहे, जिसके कारण उन्होंने वक्त पर न सिर्फ फोन काट दिया बल्कि दिल्ली क्राइम ब्रांच को भी मामला सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जबलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल कुछ दिन पहले जब अपने गृहनगर गोटेगांव में थे, तभी मोबाइल पर उन्हें एक कॉल आता है। उन्हें जैसे ही ये कॉल रिसीव किया उन्होंने, तभी वीडियो कॉल शुरू हो गया और अश्लील कंटेंट उन्हें दिखाई देने लगा। इसके बाद उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को उसकी जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। आमतौर पर ऐसे मामलों में आम लोगों की शिकायत पर पुलिस उतनी मुस्तैद नजर नहीं आती, लेकिन मामला क्योंकि मंत्री जी का था, लिहाजा कार्रवाई भी तुरंत शुरू हो गई। कॉल ट्रेस होने लगा और जल्द ही जांच करते हुए राजस्थान के भरतपुर से पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री ने क्राइम ब्रांच को धन्यवाद दिया और साथ ही आम लोगों से अपील की कि अगर उनके साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी होती है तो बिना किसी डर के और देरी के पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आमतौर पर इस तरह की कॉल्स के बाद लोग डर जाते हैं। ये मामला ही ऐसा होता है कि लोगों को लोक लाज का भय सताने लगता है और कई बार लोग डर के आगे सरेंडर भी कर देते हैं और एक्सटॉर्शन के जाल में फंस जाते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के जाल में फंस गए और अपनी लोक लाज के लिहाज का ध्यान रखते हुए या उससे डर कर इनको शायद फिरौती भी दे देते होंगे। लेकिन यह मामला बताता है कि अगर आप थोड़े से सतर्क रहें तो तुरंत आप पुलिस को घटना की जानकारी दें, डरें बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है।
आप अनजाने में भी ये कॉल उठा सकते हैं। और अगर आप किसी लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से या भय की वजह से इस तरह के जाल में फंसे तो भी आपको पहला काम जो करना है वो ये कि इस जाल से बाहर निकलना है। इसलिए पुलिस को सूचना तुरंत दें, बिना देरी और बिना डर के, ताकि अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी किसी ब्लैकमेलिंग गिरोह से जुड़े हुए थे। बहरहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। ये तो रही बात वीआईपी की, लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आम लोगों को अगर इस तरह की कॉल आ जाए तो क्या करना है। करना वही है जो मंत्री जी ने कहा, बिना डरे पुलिस को शिकायत करनी है। और इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। क्या है वो सावधानियां, बताने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी हमारे साथ हैं, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। और पवन दुग्गल जी हमारे साथ हैं, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। पवन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही तारीफ करनी होगी प्रहलाद पटेल की। तत्परता से उन्होंने फोन काट कर तुरंत इसकी शिकायत की और एक नजीर पेश की कि बिना डरे और त्वरित कार्रवाई से ऐसे अपराधियों को पकड़ा भी जा सकता है। सीख क्या मिलती है इस घटना से सर? सीख ये मिलती है कि हम सब भारतवासी जो बहुत ज़्यादा विश्वासी हैं, कहीं ना कहीं अपनी नींद से जग जाएं, अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। अगर कोई भी कॉल आपको आती है और जहां पर आपको कहा जाता है वीडियो कॉल करना है और वो अननोन नंबर से है, तो कृपया आपने कॉल करनी ही नहीं है। किसी भी अनजान व्यक्ति का फ़ोन उठाना ही नहीं है। और अगर आप वीडियो कॉल चलिए गलती से भी कर लेते हैं और अगर आप देखते हैं कि आपके सामने कुछ अश्लील कंटेंट आ रहा है, तो तुरंत उसको ब्लॉक करके उसको कैंसिल करनी है कॉल को और उस मैटर को रिपोर्ट करना है। अगर आपको छोटा सा भी प्रलोभन हो गया कि चलिए कॉल में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वहाँ तो आपको नग्न तस्वीरें मिलेंगी, नग्न लड़कियाँ, नग्न लड़के मिलेंगे। और अगर आप कहीं अपने अपना आपा खोल दिया तो कहीं ना कहीं आप सेक्सटॉर्शन के शिकार हो जाएंगे। आपको सदैव सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा सा है। अगर लोगों को पता लग गया कि आप कहीं ना कहीं सेक्सुअल वीडियोज ऐसे बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी छवि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। तो अब आवश्यकता है उस ट्रेडिशनल माइंडसेट को छोड़ें। अगर इस तरह की चीज़ हो तो जैसे मंत्री महोदय ने हमें उदाहरण के तौर पर हमें लीड करने का प्रयास किया है, शायद उसी उदाहरण को मद्देनजर रखते हुए हम भी उसको रिपोर्ट करें। और अब केंद्रीय सरकार ने आपको 2 विशिष्ट प्रकार के विकल्प प्रदान कर दिए हैं। आप चाहें तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, जो है cybercrime.gov.in। अगर आप फोन पे करना चाहें तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930 या 1930, वहां पर भी आप कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करिए, अपने आप को विक्टिम की कैटेगरी में लाइए और मुक्त हो जाइए किसी प्रकार की चिंता को लेकर। उसके बाद एक बार आपने शिकायत कर दी, कुछ भी वीडियो आ गया, आप हमेशा कह सकते हैं कि साहब मैं तो खुद विक्टिम बन चुका हूं और मैंने इस बात की शिकायत कर दी है। इसलिए सावधान, सतर्क होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक बन जाता है। बिल्कुल। और देखिए, ये वाकया खुद केंद्रीय मंत्री के साथ पेश आया, लिहाजा पुलिस ने भी सतर्कता दिखाई। एक तो यहां पर मैं खैर इस पर बाद में आऊंगा कि ऐसे मामलों में पुलिस भी कभी कभी ना शायद मजबूरी में, शायद वास्तविकता ऐसी होती है या फिर लापरवाही में बड़ी लाचारगी की भूमिका में नजर आ जाती है कि साहब कहां ट्रेस करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इस मामले में हमने देखा कि तुरंत अपराधियों तक, जो कथित रूप से अपराधी हैं, अभी तो मामला कोर्ट में आएगा तब कोर्ट तय करेगा कि वो असली अपराधी हैं या नहीं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम घटना में इन्वॉल्व जो 2 कथित अपराधी हैं उन तक पुलिस पहुंची है। अमित, लेकिन एक चीज यहां पर है, सेक्सटॉर्शन के मामले में एक पूरा ट्रेल होता है। उसमें पहले आपको मैसेजेस किए जाते हैं। मैं बड़ा आश्वस्त होकर कह सकता हूं, मैंने जितने लोगों से बातचीत की है उसके बाद मैं आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में हर किसी के मोबाइल पर जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है उसको जरूर कुछ ना कुछ इस तरह के संदिग्ध मैसेज आए होंगे। तो इन अपराधियों के पास डेटा सबका है, कोई नहीं बचा। आपको 1 लाइनर मैसेजेस आएंगे, आपको ऐसे अचंभे में डाल देने वाले मैसेज अचानक से आ जाएंगे। हेलो, क्या हम बात कर सकते हैं? अब व्यक्ति को लगता है कि ये कौन है मेरा इतना परिचित कि सीधे मुझसे कह रहा है कि आप क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। सबका डेटा इनके पास है। ट्रेल ऐसी होती है कि पहले मैसेज आएगा, फिर धीरे धीरे आप उसमें रिप्लाई करना शुरू करेंगे, इन्वॉल्वमेंट होगा, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, तब जाके वीडियो कॉल आएगा। मंत्री जी के केस में शायद रैंडम कॉल आ गई। ये सतर्क रहने वाली बात है, बहुत बड़ी सीख हमें दे रहा है
कि जाल में नहीं फंसना है। बिल्कुल बिल्कुल, रैंडम कॉल भी बहुत आती हैं, भले आपने पहले बातचीत ना की हो। कई सारे, मुझे एक टाइम ऐसा था अभी 2-3 महीने पहले कि हर हफ्ते 8-10 ऐसे विक्टिम्स के कॉल आते थे कि साहब हमारे संग ऐसा हो गया। वीडियो कॉल आई, हमने एक्सेप्ट कर ली और सामने 3-4 सेकंड मैंने देखा तो कोई लड़की थी जो कपड़े उतार रही थी और मेरा उसको देखते हुए एक वीडियो बना लिया उसने और उसको रिपीट मोड में डालकर 1.5 मिनट का वीडियो बनाया और वो वीडियो अब मुझे भेजकर धमकी दी जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं। लोग कई बार पुलिस के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वो वीडियो और भी स्प्रेड हो सकता है। दूसरा, उनको भरोसा नहीं होता है कि पुलिस शायद उस तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। और ये जो कॉल्स हैं जो मेरे पास खास तौर से केस है, वो उसमें हर तरह के लोग हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, उसमें कॉर्पोरेट बिगीज हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और उसमें पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी के साथ भी हो रहा, इसलिए इसको ऐसा ना लें कि आपके संग हो गया तो उसको नहीं बताएं या छुपाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ यूपी में करीब 100 से ज्यादा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इसके शिकार हुए। अब यहाँ जो खास बात यह है कि ये लोग पकड़ लिए गए। हम लोग टाइम पर इस तरह की रेट डालते हैं। अभी पिछले साल ही अलवर से करीब 750 ऐसे मोबाइल बरामद हुए थे जो सेक्सटॉर्शन का, जिसमें सेक्सटॉर्शन के थ्रू लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे और बहुत सारे वीडियोस भी मिले थे। तो ये अलवर है। अमित, कहीं ये कोई पैटर्न तो नहीं है ना अपराधियों का कि ऐसे लोगों को आप शिकार बनाएं जिनकी समाज में ऑलरेडी कोई प्रतिष्ठा है या उनका पद ऑलरेडी है, किसी बड़े नेता को, किसी पुलिस अफसर को, किसी आईएएस अफसर को, ताकि उनसे उगाही आसान हो पाए क्योंकि उनका नाम उतना बड़ा है, प्रतिष्ठा उतनी बड़ी है। ये कहीं एक पैटर्न तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स नॉर्मली टारगेट करते हैं लोग क्योंकि वो अपनी इस इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं और पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। टीनेजर्स जल्दी पैसे नहीं देंगे तो उनको टारगेट नहीं करते हैं और उसको स्नब भी कर देते हैं टीनेजर्स। नॉर्मली या तो कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति होगा या फिर वो एक एज के ऊपर होगा तो उसको जरूर टारगेट करेंगे। तो ये देखा है मैंने पैटर्न, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक एज ग्रुप से ऊपर के लोग ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। पर ऐसा इस केस में जब सफलता मिली है तो मुझे लगता है कि देखिए, पकड़ तो हर केस में सकते थे या पकड़ना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से एक मैसेज है पुलिस के लिए भी कि इस चीज को रोकने के लिए हमें प्रोसिक्यूशन तक ले जाना पड़ेगा पहले तो, और एक मैसेज पास होना पड़ेगा, वरना ये होता रहेगा। 2 लोगों को पकड़ने से चीजें रुकेंगी नहीं, कहीं और से होना शुरू हो जाएगी। और आम आदमी हमेशा ठगा महसूस करता है क्योंकि उसको कंप्लेन जब वो करता है तो उसकी कंप्लेन पर उतनी तेजी से एक्शन नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रॉपर इस पर एक टीम बनाकर मेरे ख्याल से ऑपरेशन होना चाहिए जिसमें सेक्सटॉर्शन को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और यही एरिया है जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं। जो यूजर कर सकता है कि वो अपने वीडियो, जो फोन का जो कैमरा है उस पर यदि कोई ऐसी कॉल आ जाए अननोन नंबर से तो हमेशा उस पर हाथ रख के उठाए, कभी भी ऐसे कॉल ना उठाए। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हम बताते हैं कि करना चाहिए। या अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर अननोन नंबर से आप कॉल ब्लॉक भी कर सकते हैं कि अननोन नंबर से मुझे कोई व्हाट्सएप कॉल कर ही ना पाए। तो ये 2 चीजें हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मली करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें तो तुरंत गांठ बांध ले। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अनजान नंबर से कभी कॉल आए तो जैसा अमित बता रहे हैं कि उस पर हाथ रख दें कैमरे पे, ताकि आप रैंडमली कोई जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसके जरिए आपकी कोई नाजायज वीडियो या उसको मॉर्फ करने की कोशिश ना कर पाए। और दूसरा, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके आप अननोन नंबर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब सीख की बात, पवन सर, सीख एक बहुत बड़ी ये भी है कि आम लोगों का नंबर तो डार्क वेब पे था ही, आम लोगों को तो इस तरह के कॉल्स आ ही रहे थे। वीवीआईपी जिनके नंबर्स बड़े सिक्योर्ड माने जाते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अलग तरह का शायद ट्रीटमेंट होता होगा, अगर नहीं होता है तो शायद होना भी चाहिए। तो अगर इस तरह के वीवीआईपी नंबर्स भी डार्क वेब पे हैं या रैंडम किसी अपराधी के पास हैं तो ये चेत जाना चाहिए। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार के लिए भी एक बड़ी सीख है सर। मुझे लगता है सरकार के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। हम ये सोचते हैं कि हमारा डेटा, हमारे मंत्रियों का डेटा, हमारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा सुरक्षित है। ये बात बिल्कुल नहीं है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये कि आज की तारीख में भी भारतवर्ष में एक बहुत ही एक अकाल पड़ा हुआ है कानून का लेकर। ना तो भारत के पास कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है, हालांकि नया कानून आने वाला है, ना ही भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा का कानून है, और ना ही कोई जो प्राइवेसी या निजता संबंधी कानून है वो भी मौजूद नहीं है। तो जब इतना सारा पॉलिसी वैक्यूम यहाँ पर है
तो उस पॉलिसी वैक्यूम का भरपूर शोषण करते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। और आपके डेटा को, चाहे आप सामान्य व्यक्ति हो चाहे मंत्रीगण हो, आपका डेटा उनके हाथ में लग जाए तो डेटा डेटा है। वो आपको मंत्री नहीं समझते, आपको आम आदमी नहीं समझते, हर व्यक्ति को एक पोटेंशियल शिकार समझते हैं कि भाई इससे हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, इस नंबर के पीछे जो ओनर है, जो यूज़र है, उसे हम कैसे साइबर क्राइम का टारगेट बना सकते हैं। हम सबको समझना होगा कि आज कोविड-19 के जाने के बाद अब एक नया दौर प्रारंभ हो गया है जहां पर साइबर क्राइम की गोल्डन एज शुरू हो चुकी है। और इस साइबर क्राइम की स्वर्णिम युग में नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स उत्पन्न लगातार हो रहे हैं हमको टारगेट करने के लिए। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसे जबरदस्त टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो इन साइबर क्रिमिनल्स के लिए बिल्कुल एक वरदान साबित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए नए नए प्रकार के अवतार साइबर क्राइम के अवतरित हो रहे हैं, आपको टारगेट बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी साइबर क्राइम के शिकार बन सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा सतर्कता स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं हम सबको जीवन जीने की शैली के स्वरूप में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने का हिस्से के रूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, जीवन जीने के हिस्से के रूप में, एक सोच के रूप में, और नीति बनाते वक्त एक आम आदमी के दर्द, एक आम आदमी के बहुत पेन पॉइंट और बहुत ज्यादा जिसके प्रति एक्सपोज्ड है, उसको लेकर आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके शायद बात बन पाए। आज के लिए मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पवन सर शुक्रिया, अमित दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए आपने वक्त निकाला। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। पर आइए दिन भर की कुछ बाकी और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद 50 से ज्यादा सांसदों ने इसका समर्थन किया। अभी अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की तारीख पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद चर्चा की तारीख दी जाएगी। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने भले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया हो, लेकिन भारत की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। राज्यसभा में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि संसद में उनका अपमान किया गया। राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। खड़गे ने कहा कि यह विशेषाधिकार का हनन है और इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। राजस्थान की लाल डायरी का मामला संसद तक पहुंच गया। राजस्थान के बीजेपी सांसद हाथों में लाल डायरी लेकर संसद भवन पहुंचे और गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसदों की लाई गई डायरी में अशोक गहलोत की लाल डायरी लिखा हुआ था। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी में मुख्यमंत्री गहलोत के भ्रष्टाचार का हिसाब किताब लिखा हुआ है, जिसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की है। याचिका पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर कहा कि वो मामले में कल दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी सर्वे पर लगी रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल तक बढ़ा दी है। कल फिर से हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई के वैज्ञानिक को आज तलब किया था। एएसआई की ओर से पेश आलोक त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि जीआरपी तकनीक और फोटोग्राफी का सर्वेक्षण में कैसे इस्तेमाल होगा। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने पूछा कि सर्वे कब तक पूरा कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर अनुमति मिली तो 31 जुलाई तक सर्वे पूरा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर बीजेपी टीम ने जांच पूरी कर ली है। बीजेपी की कमेटी ने आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान बंगाल हिंसा को लेकर कमेटी के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान लोकतंत्र का विकृत चेहरा सामने आया।
इन चुनावों के दौरान जिस तरह से हिंसा और खून खराबा हुआ वो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों को चुनाव लड़ने से रोका गया और अब जीते हुए प्रत्याशी को भी परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल की कैद की सजा सुना दी है। इस मामले में उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है। दर्डा और उनके बेटे पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मनोज कुमार जायसवाल पर भी 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दुनिया भर में इन दिनों लाउड क्विटिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल जहां क्वाइट क्विटिंग का चलन था, अब लाउड क्विटिंग इसकी जगह लेती जा रही है। यानी एम्प्लॉइज अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं और अपने बॉस के और सीनियर्स के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। यही है लाउड क्विटिंग। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करना कंपनी के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉइज के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। आखिर क्यों और क्या मानते हैं इसमें एचआर प्रोफेशनल्स, देखिए इस रिपोर्ट में। लाउड क्विटिंग की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है क्योंकि क्वाइट क्विटिंग की जगह अब लाउड क्विटिंग ने ले ली है। लाउड क्विटिंग का मतलब एम्प्लॉइज के इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए करने से है। यही नहीं, एम्प्लॉइज नौकरी छोड़ने के बाद अपने गुस्से का इजहार सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। ज्यादातर एम्प्लॉइज इसके लिए इंस्टाग्राम लाइव या टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल तक क्वाइट क्विटिंग यानी चुपचाप नौकरी से इस्तीफा देने का ट्रेंड चल रहा था, मगर इस साल ये ट्रेंड बिल्कुल ही इसके विपरीत दिख रहा है। यानी नौकरी छोड़ने के बाद एम्प्लॉइज सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ताकि उसके इस्तीफे की खबर वायरल हो सके। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एम्प्लॉइज नौकरी छोड़ने की बात अपने बॉस को भी नहीं बताते, वो सीधे सोशल मीडिया के जरिए नौकरी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। हाल ही में आई गैलप की वर्कप्लेस रिपोर्ट यही बता रही है कि पिछले साल की तुलना में इस साल लाउड क्विटिंग के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5 में से 1 एम्प्लॉय लाउड क्विटिंग कर रहा है। जानकारों की माने तो लाउड क्विटिंग एम्प्लॉइज के लिए ही नुकसानदेह है, लेकिन आज के दौर में लोग इसकी परवाह नहीं करते। ऐसे में इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। लाउड क्विटिंग के नुकसान के बारे में भी जान लीजिए। एक्सपर्ट का कहना है कि लाउड क्विटिंग का मतलब उस पुल को नष्ट कर देना है जिसकी जरूरत भविष्य में पड़ सकती है। अगर एम्प्लॉय लाउड क्विटिंग करता है तो उसे कंपनियां अच्छे नजरिए से नहीं देखती हैं। अगर काम करने में कोई परेशानी आ रही है या किसी कर्मचारी से दिक्कत महसूस हो रही है तो ऐसी स्थिति में अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए। अगर जॉब बदलना भी है तो उन्हें पॉजिटिव रास्ता तलाशना चाहिए ताकि उसे नौकरी खोजने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे में अगर आप लाउड क्विटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आप पर ही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन दिनों दिल्ली सहित उत्तर भारत में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैला है। आमतौर पर बारिश के मौसम में इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। आई फ्लू का संक्रमण खास तौर से बच्चों के लिए कितना घातक है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैला है। दरअसल ये वायरल इन्फेक्शन है जो एडिनो वायरस के चलते होता है, लेकिन कई बार फंगस और बैक्टीरिया भी आई फ्लू के संक्रमण की वजह बन जाते हैं और संक्रमण के खतरे को और बढ़ा देते हैं। बारिश के मौसम के दौरान हवा में नमी रहती है और उसमें बैक्टीरिया और वायरस न केवल प्रभावी हो जाते हैं बल्कि तेजी से अपना असर दिखाते हैं। इस दौरान आंखों के संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। आई फ्लू में आंख की उस झिल्ली में संक्रमण हो जाता है जो आंखों को ढक कर रखती है। इसे कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कहते हैं। इस इन्फेक्शन की चपेट में बच्चे ज्यादा आते हैं। डॉक्टरों की माने तो आई ड्रॉप और कुछ जरूरी दवाओं से 1 हफ्ते के अंदर आई फ्लू का संक्रमण ठीक हो जाता है। ये बहुत खतरनाक संक्रमण भी नहीं है, लेकिन कई बार इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जुड़ने से ये परेशानी का सबब बन सकता है। बारिश का मौसम आते ही आंखों में चुभन, पानी निकलना, आंख लाल होना और आंखों में जलन
होना शुरू हो जाए तो अलर्ट हो जाएं। ये आई फ्लू यानी कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। कंजंक्टिवाइटिस कुछ मामलों में बेहद संक्रामक हो सकता है और पहले से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो वह भी आई फ्लू का शिकार हो जाता है। वहीं इस बीमारी के फैलने की एक बड़ी वजह संक्रमित व्यक्ति के बार बार अपनी आंखों को छूने और हाथों की सफाई ना करना है। आमतौर पर संक्रमण की शुरुआत एक आंख से ही होती है, लेकिन जल्द ही दूसरी आंख भी इसकी चपेट में आ जाती है। आई फ्लू के लक्षणों की बात करें तो आंखें लाल होना, जलन होना, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल पदार्थ जमा होना, आंखों में चुभन और सूजन आना, आंखों में खुजली होना और बार बार पानी आना इसके कुछ खास लक्षण हैं। इसके लक्षण नजर आते ही आंखों के विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। आई फ्लू से संक्रमित रोगी को अपनी आंखों की सफाई रखना जरूरी है। इसके लिए उसे कुछ अंतराल पर अपनी आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए। हाथों को भी बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। खासकर घर में किसी एक बच्चे को आई फ्लू का संक्रमण हुआ है तो घर के दूसरे सदस्यों में भी इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं, उसके इस्तेमाल की गई चीजों में खासकर उसके रुमाल, तौलिए और बिस्तर का कतई इस्तेमाल ना करें और अपनी आंखों को साफ जरूर रखें ताकि मॉनसून के आंखों वाले आई फ्लू के संक्रमण से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। शेयर बाजार में आज खरीदारी दर्ज की गई। लगातार 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा चढ़कर 66,707 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 100 अंकों का उछाल इसमें दर्ज किया गया, जबकि बैंक निफ्टी 217 अंकों की बढ़त के साथ 46,062 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार के दिन भर का एक्शन बताएंगी नूपुर। वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले और मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच आज दूसरे दिन लगातार इंडेक्स में पॉजिटिव क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। पूरा दिन निफ्टी आज 19,800 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी और 19,800 के थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ आज इंडेक्स नजर आया। बैंक निफ्टी की तरफ से भी सपोर्ट था और 46,000 के ऊपर आपको यहाँ पर भी क्लोजिंग आज के दिन दिखेगी। केनर्स की लिस्ट में L&T दमदार नतीजों के बाद 3% का बड़ा उछाल स्टॉक में आते हुए दिखा। ITC 2% की रफ्तार के साथ दौड़ लगाता हुआ दिखा था। 2 दिन की जो बिकवाली हमने यहाँ पे देखी थी उसके बाद आज खरीदारी नजर आई है। सिप्ला और ब्रिटानिया के भी देखे तो आपको गेनर्स की लिस्ट में आपको नजर आएंगे। सिप्ला के दमदार नतीजों के बाद यहाँ पे शार्प रिएक्शन आते हुए नजर आया था। लूजर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों काउंटर्स में आज मुनाफा वसूली नजर आई। जो रिजल्ट्स आए बजाज फाइनेंस के वहाँ पे प्रोविजंस बढ़ के आए थे, जिसके चलते यहाँ पे दबाव बना हुआ था। M&M और डिवीज लैब की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आज के दिन नजर आई थी। लेकिन स्टॉक्स इन फोकस में बड़ा मूव टाटा मोटर्स DVR की तरफ से बनता हुआ दिखा। 12% का बड़ा उछाल यहाँ पे आता हुआ नजर आया। ज्योति लैब्स बैक टू बैक दूसरे दिन 8% का बड़ा मूव देता हुआ यहाँ पर दिखा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 7% का बड़ा मूव यहाँ पर भी आज के दिन नजर आया था खबरों के दम पर। और एम्बर एंटरप्राइजेज रिजल्ट्स के चलते 6% का बड़ा उछाल इस काउंटर में भी देखने को मिला। ब्रॉडर इंडिसेस की भी बात कर लेते हैं। सारे के सारे इंडिसेस आज पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। मार्केट ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव थी। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लगातार यहाँ पे तेजी बनी हुई है। 10% का गेन आज के दिन नजर आया। रूपा में देखें तो 9% का गेन आपको दिखेगा। मार्क्स इन फार्मा भी आज बजिंग लिस्ट में आपको नजर आ रहा है। इरकन इंटरनेशनल भी देखें तो बड़ा मूव आज के दिन यहाँ पर भी आते हुए दिखा था। लेकिन लूजर्स की लिस्ट में खबरों के दम पे कैंसलिंग होम्स जो धोखाधड़ी का जो सिचुएशन सामने आई है उसके बाद 10% का कट स्टॉक में दिखा। राणे मद्रास, दीपक फर्टिलाइजर और आयन एक्सचेंज में देखें तो आपको बड़े कट्स दिखेंगे। दीपक फर्टिलाइजर का रिएक्शन नतीजों के बाद आते हुए नजर आया था। तो एक अच्छी क्लोजिंग के साथ निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी की तरफ से भी 46,000 का आंकड़ा पार करते हुए दिखा। एक्सपायरी का दिन है कल, तो काफी वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। यथार्थ हॉस्पिटल का IPO आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस IPO में 28 जुलाई तक निवेश किया जा सकेगा। IPO का प्राइस बैंड 285 रुपए से 300 रुपए के बीच है। लॉट साइज 50 शेयरों का, यानी कि रिटेल निवेशकों को कम से कम 15,000 रुपए निवेश करना होगा। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर बता रहे हैं कि इस IPO में निवेश करना है या नहीं। पैसा लगाना है
लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए, लिस्टिंग गेन के लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। अच्छा क्या है वो बता दूं, प्रमोटर्स एक्सपीरियंस्ड है, लंबे समय से इस बिजनेस में है। नोएडा दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग इस हॉस्पिटल को जानते पहचानते हैं। मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होते हैं, जब सब तरह के बड़े ट्रीटमेंट होते हैं, उस तरह का हॉस्पिटल। तो प्रमोटर्स का बढ़िया अनुभव है। फाइनेंशियल डेटा पिछले 3 साल के जो है हमारे पास में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, बढ़िया डेटा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वैल्यूशन इन्होंने रीजनेबल रखे हैं, यानी कि लिस्टिंग पर थोड़ी सी जगह छोड़ी है ऊपर के लिए यहाँ पर, और ताकि आपको थोड़ा गेंस मिल सके। जो कुछ नेगेटिव है, ऑक्यूपेंसी लेवल थोड़े से कम, जो दूसरे लिस्टेड पेयर्स हैं उनके मुकाबले में कम है, ऑपरेशनल चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें कि वैसे तो अभी तक जो ग्रोथ दिखी है पिछले 3 सालों में वो शायद लो बेस पे हुई। अभी तक बेस लो था तो अच्छा ग्रो कर रहे थे, बड़े बेस पर कितना ग्रो करेंगे ये देखना है। दूसरी चीज़ें, इतना पुराना हॉस्पिटल, काफ़ी पुरानी ब्रांड है, लेकिन अभी भी नोएडा के बाहर अभी तक निकले नहीं है। अभी झांसी में एक हॉस्पिटल उन्होंने खरीदा है, वो भी बनाया नहीं, खरीदा है। सो आई थिंक अब नए ज्योग्राफी में जो ये एक्सपांशन करना चाहते हैं, कंपटीशन बहुत है आजकल हॉस्पिटल के बिजनेस में भी, मतलब ऐसा इजी नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन चूंकि लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में ठीक है। नारायण रुद्रालय 33 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, ये 30 के मल्टीपल पर आ रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर पैसा बनाने के लिए जगह छोड़ी है, उस हिसाब से लिस्टिंग पर लगाएं, और उसके बाद देखते हैं लिस्टिंग होने के बाद क्या वैल्यूएशन होता है। अगर सेम वैल्यूएशन है तो मैं प्रीफर करूंगा फोर्टिस या अपोलो हॉस्पिटल, करेक्ट, और नहीं सस्ता रहा तो फिर देखा जाएगा। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, इसलिए लिस्टिंग गेन के लिहाज से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अंबाला शाखा में धोखाधड़ी की खबर से कैनफिन होम्स लगातार दूसरे दिन टूटा। पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं वरुण। पहले मैं बताया तो मामला क्या है। तो मामला एक बेसिकली धोखाधड़ी का है, और जो धोखा किया है वो बैंक के एम्प्लॉय ने किया है। इनके जो अंबाला ब्रांच है वहाँ पे धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ पे इस कंपनी के एम्प्लॉय ने करीब 38.5 करोड़ के आसपास की धोखाधड़ी की है। अभी किया क्या है इन्होंने, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली जो डिसबर्समेंट्स होते हैं वो डिसबर्समेंट्स एक्चुअली कुछ फोर्ज डिसबर्समेंट जो है इस कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसने किए, और बेसिकली ये एम्प्लॉय वो था कि जिसके पास साइन करने की अथॉरिटी थी चेक्स पे। अब चेक्स पे साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, या तो उस बैंक के मैनेजर के पास होती है, खासकर वही ये सब डिसबर्समेंट पे साइन करते हैं। और उसने ये जो फेक चेक्स है वो बना के जो पूरे पैसे थे 38.5 करोड़ के आसपास के, वो अपने और अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। ये पूरा धोखाधड़ी का मामला था। अगर आप देखेंगे तो इनका अंबाला ब्रांच जो है उसकी कुल पोर्टफोलियो साइज़ केवल 85-84 करोड़ के आसपास की है, और उसमें से भी जो एसेट्स थे, एसेट बैक डिसबर्समेंट थे, वो केवल 40 करोड़ के आसपास थे। ये कंपनी दरअसल करना ये चाहती थी कि एक सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट सिस्टम जो है वो ये बनाना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने एक नॉर्मल जांच शुरू की अपने हर एक ब्रांच की, और उसमें दरअसल इनको ये पकड़ में आया कि इस कर्मचारी ने जो फंड्स है वो डिसबर्समेंट के नाम पे अपने और अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ये मामला हुआ था नवंबर 2021 का, और क्योंकि जस्ट फॉर प्रिकॉशन इन्होंने और 6 महीने यानी कि अप्रैल 2021 से पूरी जांच की, और उसमें अपने सारे ब्रांचेस की भी जांच इन्होंने की। उसमें केवल ये एक चीज़ है जो कि पकड़ में आई है। अब बैंक का ये कहना है कि इसका सीधा असर जो है वो कंपनी के मुनाफे में होगा, इसका एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे एसेट्स का कोई रिलेशन नहीं है, केवल फेक चेक्स थे जो इन्होंने अपने अकाउंट में डाले। 100% प्रोविजनिंग कंपनी को करनी पड़ेगी। कंपनी ने कहा है कि जिस कर्मचारी ने काम किया है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रिकवरी जो है वो इतने जल्दी नहीं होने वाली। तो इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजनिंग करना होगा, और कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान होगा। अब जो मैं सुन रहा था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि 38.5 करोड़, एक तो ये कोई बहुत बड़ी अकाउंटिंग एंट्री नहीं थी जिसको पकड़ नहीं पाए आप, तो इतना समय क्यों लगा। दूसरा, ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि ऑडिटर्स क्यों नहीं पकड़ पाए, और सबका यही सवाल था कि ऑडिटर्स क्या कर रहे थे। कंपनी का कहना है कि जो लोकल ऑडिटर्स है उन्होंने उस ब्रांच का ऑडिट किया था। अब जो भी हो, लगातार फ्रॉड के केसेस जो है कैनफिन होम्स में आते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% जीएसटी लगाने का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई रूल्स रेगुलेशन साफ नहीं हो सके हैं। इसे लेकर 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल अपनी बैठक कर रही है। इसमें फैसला होगा कि ऑनलाइन गेमिंग का फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा,
साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल पर इस पर भी फैसला करेगा कि ऑनलाइन गेमिंग पर एंट्री पॉइंट या टोकन पर भी क्या जीएसटी 28% ही लगेगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग के लिए रूल्स और अमेंडमेंट पर भी जीएसटी काउंसिल में चर्चा होगी। दिल्ली एनसीआर में बादलों की विनाश लीला जारी है। राजधानी दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद तक बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। मगर इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सैकड़ों कारें बाढ़ में डूबी नजर आ रही हैं। क्या है इन डूबती कारों की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा में तैरती कारों की कब्रगाह, सैलाब में समाई सैकड़ों गाड़ियां। दिल्ली से सटे नोएडा से आई ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में इतनी कारें हैं जितनी अमूमन किसी फैक्ट्री के बाहर लगी होती हैं। जी हां, यहां 2-4 या 20-25 नहीं बल्कि करीब 350 गाड़ियां खड़ी थीं। मगर जैसे ही तेज बारिश के बाद हिंडन नदी में उफान आया, 8 कतार में खड़ी ये तमाम कारें बाढ़ के आगोश में समा गईं। हम आपको ये तमाम कारें गिनकर तो नहीं बता सकते, मगर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आपको चौंका सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 142 की हैं। यहाँ इकोटेक 3 में एक प्राइवेट कैब कंपनी ने अपना डंपिंग यार्ड बना रखा था। मगर हिंडन नदी में आई बाढ़ के पानी में सभी कारों ने जल समाधि ले ली। अब आपको इन डूबती कारों की कहानी भी बता दें। ये तस्वीरें ओला कंपनी के डंपिंग यार्ड की हैं। यहाँ ओला कंपनी ने 350 कारें खड़ी की थीं। ये तमाम कारें पुरानी और क्षतिग्रस्त थीं। कई कारें कोरोना में रिकवर की गई थीं। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत बनकर बरस रही है तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्से भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने 2 दिन तक तेज बरसात की चेतावनी जारी की है, जिसका असर बीती रात से ही नजर आ रहा है। देश के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर आ गए। गुजरात में प्रकृति का प्रकोप किस कदर छाया है, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर है। गांव शहर के नदी नालों के साथ पहाड़ी इलाकों के झरने भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। गुजरात से सटे राजस्थान के कई इलाके भी मॉनसून में जलमग्न हैं। मोरवानिया पुल के पास ऐसे ही कुछ युवक बाइक से नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लहरों का वेग उनकी बाइक बहा ले गया। साथ ही युवकों की जान भी आफत में आ गई। ये तो गनीमत रही कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और लोकल पुलिस की मदद से उन्हें बचाया जा सका। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आई, जहां रायपुर इलाके के पास नाले का जलस्तर बढ़ने के कारण एक युवक बह गया। नाले में इतना उफान था कि युवक को संभलना मुश्किल हो गया। हालांकि फौरन ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और युवक की जान बचा ली गई। कल भी कुल्लू के गड़ासा वैली से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई थी, जहां बादल फटने की वजह से आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई। इस सैलाब में कई मकान बह गए, तो वहीं पहाड़ों से आए मलबे में सड़क का बड़ा हिस्सा भी बह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरा दृश्य। अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं राधानगरी डैम की, जिसमें काफी पानी भर जाने के कारण उसके 5 गेट खोल दिए गए और करीब 8,500 क्यूसेक पानी रिलीज कर दिया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। आपको बताएं कि राधानगरी डैम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के राधानगरी के करीब भोगवती नदी पर बना हुआ है और इस बांध की ऊंचाई करीब 42 मीटर है। और इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा।